हेलो गाइस, वेलकम टू टुवर्ड्स सक्सेस चैनल। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विकास। यहाँ पर हमारा विकास है। सबसे पहले हम समझेंगे विकास की परिभाषा क्या होती है। तो विकास का अभिप्राय अवनति की ओर बढ़ रहे समाज से है। यानी विकास का मतलब होता है कि जो हमारा समाज अवनति यानी कि उन्नति की ओर बढ़ रहा है तो उससे अब हमारा विकास का अभिप्राय है। लिखा और विकास सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन तथा मस्तिष्क संबंधित परिवर्तन की क्रिया द्वारा ही संभव है। यानी कि किसी भी देश का विकास तब हो सकता है जब उसके देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन हो तथा मस्तिष्क परिवर्तन भी हो, तो तभी किसी देश का विकास हो सकता है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास है क्या? तो किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि ही आर्थिक विकास कहलाता है। यानी कि किसी भी देश की जब अर्थव्यवस्था के अंदर राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय तक उसकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती रहे तो उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब यहाँ पर है हमारा राष्ट्रीय आय का माप, यानी हम राष्ट्रीय आय को किस तरीके से नाप सकते हैं या माप सकते हैं। तो लिखा आर्थिक विकास को देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय द्वारा मापा जा सकता है। तो आर्थिक विकास को नापने के दो तरीके होते हैं, एक है हमारा राष्ट्रीय आय और एक है हमारा प्रति व्यक्ति आय। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं और दूसरा देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। इसमें टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आय का। तो लिखा है देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के मूल्य तथा विदेश से प्राप्त आय का जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाती है। यानी कि देश के अंदर, हमारे देश के अंदर कितनी भी वस्तु उत्पादित हो रही है तो उनको ले लिया जाए और साथ में वस्तु और सेवाएं, और जितनी सेवाएं दे रहे हैं, जो डॉक्टर सेवाएं देते हैं, टीचर सेवाएं देते हैं, उनको ले ली जाए, और जो हमने विदेशों से आय प्राप्त करी है उन सबको अगर हम जोड़ दिया जाए तो हमारी एक राष्ट्रीय आय बन जाती है जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला है प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय मतलब क्या होता है? हर व्यक्ति की आय से रिलेटेड होता है। इसमें लिखा है कुल राष्ट्रीय आय तथा कुल जनसंख्या के भागफल को प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जितनी भी राष्ट्रीय आय है पूरे देश की, राष्ट्रीय आय को ले लेंगे, राष्ट्रीय आय को डिवाइड कर दें हम टोटल पॉपुलेशन से, यानी कि कुल जनसंख्या से जब हम भाग कर देंगे तो जो भी भागफल आएगा उसी को हम प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहते हैं। अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद कह रहे विश्व बैंक द्वारा देश का वर्गीकरण। तो यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने देश का वर्गीकरण कर रखा है, यानी कि देश को अलग अलग भागों में बांट रखा है कि कौन सा देश कितना अमीर है, कौन सा देश कितना गरीब है, यानी कौन सा देश कितना समृद्ध है और कौन सा देश कितना समृद्ध नहीं है। इसमें लिखा है विश्व बैंक द्वारा देश का वर्गीकरण। तो इसमें विश्व बैंक देश का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का मापदंड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि विश्व बैंक जब देश का वर्गीकरण करता है तो वो क्या करता है? हमारे प्रति व्यक्ति आय का उपयोग करके विश्व बैंक देशों का वर्गीकरण करता है। अब आगे है लिखा है 2006 की रिपोर्ट के अनुसार देश का वर्गीकरण। अब विश्व बैंक ने 2006 की रिपोर्ट के अनुसार देश का वर्गीकरण कर रखा है। इसमें लिखा है विश्व बैंक ने कि वे देश जिनकी वर्ष 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये या उससे अधिक है तो उन्हें समृद्ध देश की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि वे देश जिनकी आय 2004 में 4,53,000 रुपये या उससे अधिक, तो उन देश को समृद्ध श्रेणी में रखा जाता है। आगे है वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष अथवा उससे कम है, यानी कि 37,000 रुपये से कम है प्रति वर्ष, तो उनको क्या करा जाता है? उनको निम्न आय देश की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है भारत को निम्न आय देश की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल 28,000 रुपये प्रति वर्ष थी। यानी भारत को निम्न देश की श्रेणी में इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ जब 2004 का डाटा उठाया गया तो केवल क्या हुआ कि सिर्फ 28,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय ही वहाँ पर बन पाई थी, तो इसलिए भारत को निम्न देश की श्रेणी में रखा गया है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि वहाँ पर था हमारा विश्व बैंक ने देश का वर्गीकरण किस प्रकार का रखा। अब यहाँ पर हमारा विकास मापने का UNDP का मापदंड बताया है कि यानी हम विकास को किस तरीके से नाप सकते हैं कि किस देश में विकास हो रहा है या किस देश में विकास नहीं हो रहा है। तो इसमें लिखा है विश्व बैंक का मापदंड प्रति व्यक्ति आय है, जबकि UNDP का मापदंड के प्रति व्यक्ति आय के अतिरिक्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्तर भी आते हैं। यानी कि विश्व बैंक का जो मापदंड था वो प्रति व्यक्ति आय ही है सिर्फ, और UNDP में दो प्रकार के मापदंड आते हैं जिसमें से एक प्रति व्यक्ति आय है और एक हमारा
एक लिखा है शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्तर भी आते हैं इनमें, लिखा है जो कि विश्व बैंक के मापदंड से अधिक बेहतर है। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो पे बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें ताकि आप सभी को सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा औसत आय और इसके प्रयोग की सीमाएं क्या है। अब लिखा है हम औसत आय का प्रयोग आय की तुलना के लिए करते हैं। आय की तुलना दो व्यक्ति के बीच, दो राज्य के बीच या दो फिर देशों के बीच हो सकती है। यानी कि हम जो औसत आय का उपयोग करते हैं ये हम तुलना बताने के लिए करते हैं। तो तुलना किस किस के बीच, हमारे व्यक्तियों के बीच भी हो सकती है, दो राज्य के बीच भी या फिर दो देशों के बीच भी हो सकती है। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से कितने बेहतर हैं और इसके लिए हम औसत आय की तुलना करते हैं। अगला औसत आय को कुल आय में से कुल जनसंख्या को भाग देकर निकाला जा सकता है। जैसे कि हमने प्रति व्यक्ति आय निकाला था तो प्रति व्यक्ति आय को ही हम औसत आय भी कहते हैं। तो औसत आय को हम राष्ट्रीय आय को डिवाइड कर देंगे कुल जनसंख्या से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, औसत आय निकल जाएगा। अब औसत आय की हमारी कुछ सीमाएं भी हैं। लिखा है औसत आय धनी या निर्धन के बीच अंतर नहीं बता पाती, इसलिए इसे विकास का अच्छा माप नहीं माना जा सकता। यानी औसत आय क्या करती है, धनी और निर्धन के बीच में औसत ही बताती है सिर्फ, उसमें ये एग्जैक्ट नहीं बताती है कि धनी कितना धनी और निर्धन कितना निर्धन है। तो इसलिए हम औसत आय का उपयोग का माप अच्छा नहीं मानते। अगला प्रश्न है हमारा, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक पंजाब से ऊंचा है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय ही उपयोग मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्य की तुलना में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप इससे सहमत है, चर्चा करें। यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो केरल है वो प्रति मानव विकास क्रमांक में पंजाब से ऊंचा है, यानी कि विकास क्रमांक में उससे पंजाब से ऊंचा है। तो यहाँ पर हमें यही बताना है कि केरल पंजाब से कैसे आगे है। तो इसमें लिखा हमारा पंजाब में प्रति व्यक्ति आय केरल की आय से प्रति व्यक्ति आय से ज़्यादा, यानी कि पंजाब की जो प्रति व्यक्ति आय है वो केरल की प्रति व्यक्ति आय से काफ़ी अधिक है। लिखा है लेकिन मानव विकास क्रमांक में वह पंजाब से बेहतर है। इसका ये कारण है कि जेब में रखा धन जरूरी नहीं है कि वह सभी वस्तु और सेवाएं खरीद सके जो एक बेहतर जीवन के लिए ज़रूरी होती है। लिखा है केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त है, जबकि पंजाब में शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है। यानी कि वो केरल जो है पंजाब से इसलिए आगे है क्योंकि वहाँ पर शिशु मृत्यु दर कम है और वहाँ की स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा पंजाब से अधिक बेहतर है। अब यहाँ पर कुछ हमारे दो फुल फॉर्म दे रखे हैं। एक HDI का फुल फॉर्म दे रखा है, तो HDI का फुल फॉर्म होता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और दूसरा होता है BMI का हमारा फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। अगला है हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है अधिक आय वाले देश और निम्न आय वाले देश। यानी कि हमें यहाँ पर समृद्ध देश बताने हैं, यहाँ पर जो समृद्ध नहीं है वो बताने हैं। तो यहाँ पर समृद्ध देशों में कौन कौन से देश आ जाते हैं। एक आ जाता है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको हम USA बोलते हैं। एक आता है यूनाइटेड किंगडम जिसको हम UK भी बोलते हैं। एक आ जाता है हमारा जापान, जर्मनी और सिंगापुर। ये सब हमारे हैं समृद्ध देश। अब जो हमारे देश समृद्ध नहीं है उनका नाम है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कीनिया। और भारत इन सभी जो देश हैं इन सब में सबसे आगे है। अब अगला टॉपिक है हमारा विकसित देश किसे कहते हैं। तो विकसित देश लिखा है अधिक आय वाले देशों को विकसित देश कहा जाता है। यानी जिन देशों की आय सबसे अधिक है तो उनको हम विकसित देश कहते हैं। और विकासशील देश किसे कहते हैं, तो लिखा है कम आय वाले देशों को विकासशील देश कहा जाता है। यानी जिन देशों की आय कम है यानी कि प्रति व्यक्ति आय कम है उनको हम विकासशील देश कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कह रहा भारत को विकसित देश बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें कारण बताने कि अगर हमें भारत को विकसित देश बनाना है तो हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। इसमें सबसे पहले लिखा है पॉइंट, भारत को अपनी जनसंख्या रोकने के लिए सबसे पहले प्रभावी कदम उठाने चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कृषि व औद्योगिक क्षेत्रों में आधुनिक तरीकों का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। तीसरा है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गैर कृषि क्षेत्र लगाने चाहिए ताकि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जा सके। यानी कि फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा लगाने चाहिए। अगला है भारत सरकार को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं को बढ़ाना चाहिए। पांचवा पॉइंट है इसमें हमारा रोजगार के अधिक अवसर का सृजन करना चाहिए। यानी कि इन पांचों पॉइंटों से हमें ये पता चलता है अगर ये भारत ऐसे कदम उठाता है तो भारत एक विकसित देश बन सकता है। अब हमने पढ़ा था
HDI की फुल फॉर्म पढ़ी थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या होता है? लिखा है कि इसका अर्थ है मानव विकास सूचकांक, यानी कि HDI से ये पता लगाया जाता है कि कौन सा देश कितना समृद्ध है और कितना नहीं है। तो लिखा है HDI का अर्थ होता है मानव विकास सूचकांक। इसका मान 0 से 1 के बीच में होता है, यानी HDI का जो मान होता है वो 0 से 1 के बीच में रखा जाता है। लिखा है एक संख्या के नज़दीक HDI मान वाले पर देश को समृद्ध माना जाता है, यानी कि जिस देश का मान एक संख्या के 1 के नज़दीक होता है तो उसको समृद्ध माना जाता है। आगे तथा HDI का मान 0 के नज़दीक जाएगा तो वह देश उतना ही गरीब माना जाएगा। तो जिसका मान 0 के नज़दीक जाता है तो देश उतना ही गरीब माना जाता है। अब अगला टॉपिक है इसमें हमारा धारणीयता क्या है और धारणीयता विकास क्या होता है। तो धारणीयता मतलब होता है धारण, कोई भी चीज़ की धारणा बनाकर विकास करना। लिखा है धारणीयता से हमारा अभिप्राय एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया से है जो भविष्य की नस्ल की उत्पादन को हानि पहुंचाए बिना ही वर्तमान नस्ल की आवश्यकता की संतुष्टि कर दे, यानी कि भविष्य की नस्ल को हानि ना पहुंचाए बिना वो वर्तमान की ज़रूरतों को संतुष्टि कर दे, यानी आवश्यकता को पूरा कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? धारणीयता बोलते हैं। आगे लिखा है धारणीयता विकास का अर्थ होता है विकास तो हो पर इससे परिवेश में हानि ना हो, यानी कि ऐसा विकास करना जिससे उसके परिवेश में कोई हानि ना हो, जैसे पर्यावरण में कोई हानि ना हो। इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म है, नोट लिखे हुए हैं। एक लिखा है साक्षरता दर किसे कहते हैं? तो साक्षरता दर होता है 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षरता का अनुपात ही साक्षरता दर कहलाता है। अगला है हमारा शिशु मृत्यु दर। तो लिखा है किसी वर्ष में पैदा हुए 100 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष में आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात ही शिशु मृत्यु दर कहलाता है। अगला लिखा है हमारा उपस्थिति दर। तो उपस्थिति दर क्या होता है? 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ अनुपात ही उपस्थिति दर कहलाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप सभी को सभी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें।